हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एनसीईआरटी इम्पॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन, जो आपके आने वाली परीक्षाओं में साइंस के हर जगह क्वेश्चन देखने के मिलते हैं। एसके झा सर द्वारा लिखी गई है, ये जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। काफ़ी बार इससे क्वेश्चन एग्जाम में देखे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऐसे ही हम 7 वीडियो में इसको कंप्लीट करेंगे। आज हमारी पहली वीडियो है, जहाँ हम क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 से 700 या 750 क्वेश्चन है, वो सारे कंप्लीट करेंगे। आप लोग हमारे साथ बने रहिए और चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मंड कार्बोहाइड्रेट, मंड को क्या बोलते हैं? कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण किस चीज़ से किया जाता है? तो कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण किससे किया जाता है? आयोडीन से। किससे किया जाता है हमारा परीक्षण? आयोडीन से किया जाता है। इस प्रक्रिया में मांड का रंग नीला काला हो जाता है। जब कार्बोहाइड्रेट में जो मांड होता है, जब जैसे ही उसमें आयोडीन ऐड करेंगे तो उसका रंग कैसा हो जाएगा? नीला और काला। कैसा रंग हो जाएगा? नीला और काला। फिर दूसरा आता है कि प्रोटीन का परीक्षण कैसे करते हैं। तो प्रोटीन का परीक्षण करने के लिए हम क्या करेंगे? उसमें CuSO4 मतलब कॉपर सल्फेट को जैसे उसमें ऐड करेंगे तो जो जिसमें प्रोटीन होगा उसका कलर कैसा हो जाएगा? बैंगनी हो जाएगा, क्योंकि CuSO4 प्रोटीन के साथ रिएक्शन करके कैसा कलर देता है? बैंगनी कलर देता है। फिर एक कार्बोहाइड्रेट को ऊर्जा प्रदान करने वाला भोजन कहा जाता है। काफ़ी बार क्वेश्चन में आया है कि ऊर्जा प्रदान करने वाला भोजन कौन सा है? तो कार्बोहाइड्रेट। यहाँ पे दिया गया विटामिन ए किसके लिए ज़रूरी है? त्वचा एवं आँख के लिए। विटामिन ए का नाम क्या है? रेटिनॉल। और विटामिन डी कैल्सीफेरॉल। ये किसके लिए? अस्थि और दांत के लिए जरूरी है। विटामिन सी स्कॉर्बिक एसिड रोगों घाव के प्रति सुरक्षा, रोगों बता घाव के प्रति सुरक्षा के लिए इसका उपयोग किया जाता है। फिर भोजन को गर्म करने से कौन सा विटामिन आसानी से नष्ट हो जाता है? तो भोजन को गर्म करने से कौन सा विटामिन नष्ट हो जाएगा हमारा? विटामिन सी। विटामिन सी धुलने से भी चला जाता है। जैसे जो विटामिन वाटर सॉल्युबल होते हैं वो विटामिन क्या होंगे? जब उनको धुलेंगे तब वो उसमें चले जाएंगे, या उनको गर्म करेंगे तो वो वाटर के साथ क्या हो जाएंगे? मिक्स हो जाएंगे। तो वाटर सॉल्युबल विटामिन कौन से होते हैं? विटामिन बी और विटामिन सी। इसको हम लोग याद करते कैसे हैं? भैंस गई पानी में, भैंस गई पानी में। भैंस मतलब बी और विटामिन सी वो किस में है? वाटर सॉल्युबल है। तो फैट सॉल्युबल कौन सी हुई हमारी? ADE विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। रुद्रांश का मुख्य स्रोत। रुद्रांश क्या होते हैं? रुद्रांश से हमें कोई एनर्जी प्राप्त नहीं होती है, लेकिन रुद्रांश हमारे लिए बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी पार्ट होते हैं। तो रुद्रांश के मुख्य स्रोत कौन से हैं? साबुत अनाज हो गया, दाल हो गया, आलू हो गया, ताज़ा फल है, ये सब क्या है? रुद्रांश हैं। वह पदार्थ जिसके आसानी से संपीड़ित खरोंचा जा सकता है। अच्छा, वो क्वेश्चन पूछा गया है कि किस का आसानी से दबाया जा सकता है, मतलब संपीड़ित किया जाता है, या उसको खरोंचा जा सकता है। तो वो पदार्थ कहते हैं कोमल पदार्थ। इसका उल्टा कठोर पदार्थ। मतलब जो खरोंचे जा सकते हैं उनको क्या बोलते हैं? कोमल पदार्थ। जो खरोंचे नहीं जा सकते उनको कठोर पदार्थ कहते हैं। कांच, जल, वायु तथा कुछ प्लास्टिक पारदर्शी पदार्थ होते हैं। पदार्थ देखिए 2 प्रकार के होते हैं, पारदर्शी, अपारदर्शी, ये आपको पता होगा। तो कांच, जल और वायु क्या है? हमारे पारदर्शी हैं। तो बेसिक नॉलेज है। फिर अगला क्वेश्चन है, कपास पौधे के किस भाग से प्राप्त की जाती है? तो कपास पौधे के किस भाग से प्राप्त की जाती है? कपास फूल से प्राप्त की जाती है। याद रखिए, क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया। कपास पौधे किस भाग से प्राप्त की जाती है? फूल से। सूखे पौधों की डंडियों से अनाज निकालना क्या कहलाता है? थ्रेशिंग। क्या कहलाता है? थ्रेशिंग कहलाता है। अनाज से भूसी को अलग करना क्या कहलाता है? निष्पावन कहलाता है। अनाज से भूसी को अलग करना क्या कहता है? निष्पावन कहलाता है। मिश्रण के नीचे तली में बैठा अवच्छेद को अवसादन, जैसे कोई मिश्रण लिया हमने, जैसे कंटेन करते हैं हम लोग पानी और रेत का मिश्रण लिया, तो उसमें जो नीचे बैठ जाएगा, रेत नीचे बैठ जाएगी, तो उस सब्जी को क्या कहेंगे? अवसादन कहेंगे। और ऊपरी भाग से अलग करना उसका निस्तारण कहलाता है। जैसे जब उसको हम निकालें, इसे ऊपरी भाग का पानी हमने निकाल दिया, तो उससे क्या होगा? उसका निस्तारण हो गया, तो उससे हमें फिर से बालू वापस मिल जाएगी।
तो यही बताया गया है कि मिश्रण के नीचे तली में बैठा अवच्छेद क्या होता है, अवसादन होता है, अर्थात ऊपरी भाग को अलग करना निस्तारण कहलाता है। फिर छानने की प्रक्रिया को निस्यंदन कहते हैं। जैसे किसी चीज़ को छाना जा रहा है, जैसे मान लीजिए हमने रेत में क्या मिला दिया, आयरन मिला दिया, छोटे छोटे आयरन के टुकड़े मिला दिए। अब इसको अलग करना है तो किस विधि से कर रखेंगे, निस्यंदन विधि से। उसको छान के जो आयरन के टुकड़े होंगे वो जाली में रह जाएंगे, मतलब छलनी में रह जाएंगे, और रेत नीचे पहुंच जाएगी। तो इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे, निस्यंदन कहेंगे। फिर कमजोर तना जो भूमि तक फैला है उसको क्या कहते हैं, बिसर्पी लता। इसे जो तना होता है जो जमीन में फैल जाता है उसको क्या बोलते हैं, बिसर्पी लता कहते हैं। और पत्ती का बाह भाग जो तने से जुड़ा होता है, आपने पत्ती देखी है तो पत्ती और तने के बीच में एक छोटा सा पार्ट होता है, इसे पर्णवृत्त कहते हैं। जो जिसको हम लोग क्या बोलते हैं कि ये बिजली का पिछला भाग है जो पत्ते पेड़ से जुड़ा रहता है, उसे पर्णवृत्त कहते हैं। पत्ती से जल को वाष्पित करने की प्रक्रिया बाष्पोत्सर्जन कहलाती है। समांतर विन्यास युक्त पत्ती वाला पौधा का रेसादार तथा जालिका रूपी विन्यास वाली पत्ती का मूसला जड़ें होती हैं। देखिए यहाँ पे ये बताया गया है जो समानांतर विन्यास वाली पत्ती होती हैं, मतलब पत्तियाँ जो हम देखते हैं तो पत्तियों में हमें कुछ अलग अलग पैटर्न दिखाते हैं। कुछ पत्तियों में एक सीधी लाइन होती है, कुछ पत्तियाँ कैसी होती हैं मैं आपको ड्रा करके दिखाता हूँ। कुछ पत्तियाँ इस तरीके की होती हैं, तो ये पत्तियाँ हो गई, एक ये पत्ती हो गई इस तरीके की, और दूसरी पत्ती जो हमारी होती है उसमें पैरेलल विन्यास होता है, मतलब इस तरीके का विन्यास होता है। जैसे आम की पत्ती हम लोग देखते हैं उसमें पैरेलल विन्यास होता है। तो इसमें जो इस तरीके के पेड़ होंगे जिसमें क्या होगा, समांतर विन्यास होगा। जब इसमें समांतर विन्यास, उसमें कैसी जड़ बनती है हमारी, उसमें जड़ बनेगी हमारी, जड़ बनेगी रेशेदार। कैसी जड़ बनेगी, रेशेदार जड़ बनेगी। और जो जालिका वाला है जैसे जिसमें जाली पड़ रही है, ये इस तरीके की जाली बनेगी जाके, ये देखिए जाली बन रही है इस तरीके की, तो उसको में से कौन सी जड़ होगी, मूसला जड़ें। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है कि समांतर विन्यास युक्त पत्ती वाला पौधे में कैसी जड़ होती है, तो रेशेदार होती है, और जालिका रूपी वाली में मूसला जड़ें होती हैं। फिर क्वेश्चन बताया गया धुराग्र संधि कहाँ होती है, मतलब जो संधि घूम सकती है, जैसे ये हमारी गर्दन और सर, इसके ऊपर सर ये इस तरीके से, तो इसके बीच में जो संधि होती है इसको क्या बोलते हैं, दुराग्र संधि। मतलब जो इस पर घूम सकता है, हमारी गर्दन क्या है, घूम जाती है, इसीलिए इसका क्या बोलते हैं, दुराग्र संधि बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है अस्थियों को गति प्रदान करने में दो मांसपेशियां संयुक्त रूप से कार्य करती हैं। किसी भी अस्थि को गति प्रदान करने में कितनी मांसपेशियां संयुक्त रूप से कार्य करती हैं, तो दो मांसपेशियां संयुक्त रूप से कार्य करती हैं। अगला यहाँ पे दिया गया है पक्षी के अग्रपद, पक्षी का पंख, यहाँ पे दिया गया है कि पक्षी का पंख अग्रपाद के रूप का रूपांतरण का रूप है। चलिए देखिए यहाँ पे ये समझाया गया है कि जैसे हम लोगों के दो हाथ होते हैं, दो पैर होते हैं, तो पक्षियों में जो हाथ होते हैं, मतलब जो अग्रपाद होते हैं, वो किसका रूप ले लेते हैं, वो पंख का रूप ले लेते हैं। तो पक्षी का पंख क्या होते हैं, अग्रपाद के रूपांतर का रूप होता है। केंचुए चलने के लिए भूमि की पकड़ बनाने के सूक का इस्तेमाल करते हैं, सूक का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हर चीज़ को चलने के लिए किसी न किसी चीज़ को ज़रूरत पड़ती है, तो केंचुए की चीज़ चलते हैं, सूक से चलते हैं। किससे चलेंगे, सूक से। और अमीबा जिससे होता है वो किससे चलता है, कूट पाद से चलता है। घोंगा पेशी या पाद की सहायता से चलता है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल और दिया गया, केंचुआ किससे चलता है, सूक से चलता है, और घोंगा किससे चलता है, पेशी या पाद की सहायता से चलता है। घोंगा किससे चलेगा, पेशी पाद की सहायता से। मरुस्थलीय जीवों में पानी की कमी की वजह से मूत्र कैसा होता है, पतला पतला, और मल शुष्क होता है। देखिए मरुस्थलीय जीव जो होते हैं, पूछा जाएगा क्वेश्चन, मरुस्थलीय जीव में पानी की वजह से मूत्र कैसा होता है, तो उनका मूत्र पतला हो जाएगा और मल कैसा हो जाएगा, शुष्क हो जाएगा। मछलियों का शरीर चिकने सल्कों से ढका होता है। मछलियों का शरीर किस चीज़ से ढका होता है, चिकने
सल्कों से ढका होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं अपनी भाषा में कि इसके ऊपर ये बिसाइन जिसको बोलते हैं, शायद आपके यहाँ पता नहीं क्या बोलते हैं, हमारे यहाँ उसको सही नाम दिया जाता है। तो मछलियों के शरीर से चिकने सल्कों से ढका होता है। आपने देखा होगा इस तरीके के मछलियों के बने होते हैं, तो ये जो होते हैं ये क्या कहलाते हैं, ये सल्क कहलाते हैं। क्या कहते हैं, सल्क कहते हैं इनको। मरुस्थलीय पौधे में प्रकाश संश्लेषण सामान्यतः तने में होता है। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन पूछा जाता है मरुस्थलीय पौधों में प्रकाश संश्लेषण कैसे होता है। तो मरुस्थलीय पौधों में कैसे होता है, प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है, तो तनों में होता है। और यहाँ पे कैसे होता है, यहाँ तनों और पत्तियों दोनों में होता है, और वहाँ किस में होता है, तने में होता है, इसलिए उसे गूदेदार तने पाए जाते हैं। केचुए किससे सांस लेते हैं, तो केचुए त्वचा से सांस लेते हैं। काफ़ी बार पूछा गया है जी, जो केचुआ होता है वो किससे सांस लेता है, त्वचा से। चलता किससे है, सूंड से। सांस किससे लेता है, किससे सांस लेता है, त्वचा से सांस लेता है। युद्ध में धुएं का पर्दा रूप, जैसे युद्ध में जब युद्ध होता है तो वहाँ पे धुआं फैला दिया जाता है, वो कौन सी होती है, फास्फीन गैस होती है। कौन सी होती है, फास्फीन, PH3। फिर अगला है पौधे में श्वसन की क्रिया दिन रात दोनों समय होती है, जबकि प्रकाश संश्लेषण सिर्फ दिन में होता है। अब क्वेश्चन आता है कि पौधों में श्वसन की प्रक्रिया दिन रात दोनों समय में होती है और जबकि संश्लेषण सिर्फ दिन में होता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है पौधों के श्वसन की क्रिया दिन रात में होती है, पहला ऑप्शन दिया होगा। फिर दिया होगा प्रकाश संश्लेषण क्रिया सिर्फ दिन में होता है, दूसरा ऑप्शन। फिर इसमें से इनमें से दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो हमें याद रखना है पौधे श्वसन दोनों टाइम करते हैं और जबकि प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है, सिर्फ दिन में होता है, सूर्य के प्रकाश में। जंतु प्रजनन द्वारा अपने समान संतान उत्पन्न करता है। जंतु किसके द्वारा, प्रजनन के द्वारा अपने समान संतान उत्पन्न कर, इसको क्या कहते हैं, लैंगिक प्रजनन। क्या बोलेंगे, लैंगिक प्रजनन। और एक होता है अलैंगिक प्रजनन। तो लैंगिक प्रजनन में सबसे ज़्यादा विभिन्नता पाई जाएगी। तो क्वेश्चन आता है सबसे ज़्यादा विभिन्नता किसमें पाई जाती है, तो लैंगिक प्रजनन में सबसे ज़्यादा विविधता पाई जाती है। सबसे पहले हाथों की लंबाई मापने की प्रक्रिया की शुरुआत कहाँ से हुई, सबसे पहले हाथों से लंबाई मापने की प्रक्रिया मिस्र से शुरू हुई। कहाँ से शुरू होती है, मिस्र से शुरू होती है। फिर अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं यहाँ पे, ये हमें दिया होगा, हाँ ये वाला भी क्वेश्चन काफ़ी बार परीक्षा में देखने को मिला है। मीट्री पद्धति की शुरुआत कहाँ से होती है। मीट्री पद्धति जिसको हम लोग SI यूनिट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, SI यूनिट्स। तो SI यूनिट कहाँ से ली गई हैं, किसने दी हैं, फ्रांसीसियों ने। किसने दिए, फ्रांसीसियों ने। घड़ी के सेकंड की सुई की गति बर्तुली गति का उदाहरण है। घड़ी की सेकंड सुई जो होती है वो किसका उदाहरण है, बर्तुली गति का। एक निश्चित समय अंतराल में दोहराव आवृत्ति गति का उदाहरण है। जैसे यहाँ पे कोई, जैसे एक पेंडुलम हमने लिया, ये यहाँ जा रहा है, फिर यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, एक ही टाइम में ये क्या कर रहा है, उसको रिपीट, जैसे पहली बार यहाँ गया फिर यहाँ से, तो इसकी ये क्या है, फर्स्ट ऑक्सीलेशन, सेकेंड ऑक्सीलेशन, इस तरह से उसकी वो क्या कहलाएगी, आवृत्ति गति कहलाएगी। जो स्वयं के प्रकाश उत्पन्न करता है उनको क्या कहते हैं, दीप्त। तो दीप्त पिंड हमारे पास कौन होता है, जैसे हमारे पास सूर्य, सूर्य हमारा क्या है, एक दीप्त पिंड है। ठीक, जैसे सूर्य के बाद बल्ब को जलाते हैं उसमें ही प्रकाश बाहर निकलता है। और जो अदीप्त पिंड क्या होते हैं, जो दूसरों के प्रकाश से चमकते हैं, उनको क्या कहते हैं, अदीप्त, क्या कहते हैं, अदीप्त पिंड कहते हैं। पिन होल कैमरा से बना छवि वास्तविक उल्टा एवं पार्श्व होता है। देखिए जो कैमरास होते हैं, कैमरा में सब छवि कैसी बनती है, क्वेश्चन पूछा है कैमरे में जो इमेज है वो कैसी फॉर्म होगी, तो वास्तविक उल्टा एवं पार्श्व, रियल इमेज होगी और इन्वर्ट होगी। ठीक है, और पार्श्व मतलब लेटरली इन्वर्जन, पार्श्व वाला जैसे प्लेन मिरर में होता है पार्श्व इमेज, तो लेटरली इन्वर्ट इमेज बनती है इसमें। जैसे आपने कभी कैमरा का फोटो खींचा होगा तो फ्रंट कैमरा जब हम ऑन करते हैं और उसमें लेटरल इन्वर्जन नहीं लगाते हैं तो जो लेफ्ट होता है वो राइट बन जाता है, जो राइट होता है वो लेफ्ट बन जाता है। तो वही यहाँ पे पार्श्व दिया गया है, लेटरल इन्वर्जन दिया गया है ये। अगला क्वेश्चन है धारा की दिशा कैसी होती है, पॉजिटिव से निगेटिव। ये धारा की
देखिए विद्युत धारा की दिशा पॉजिटिव से निगेटिव और इलेक्ट्रॉन की दिशा निगेटिव से, अगर इसको हम पॉजिटिव मान लेंगे इसको निगेटिव, इलेक्ट्रॉन की दिशा इलेक्ट्रॉन की तरफ फ्लो हो रहे हैं। अगर निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ मतलब इधर से निगेटिव एलिमेंट से पॉजिटिव एलिमेंट से क्या फ्लो हो रहा है इलेक्ट्रॉन, तो धारा किधर से होगी पॉजिटिव से निगेटिव। याद रखेंगे जिधर इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा उसके अपोजिट करंट फ्लो होगा। यहाँ दिया गया स्विच एक सरल युक्ति है जिसका उपयोग प्रपंच चालू करने या बंद करने के लिए किया जाता है। ये सरल सी बात है। फिलामेंट का उपयोग किसके लिए करते हैं, तो फिलामेंट में किसका उपयोग करते हैं हम टंगस्टन धातु का। तो फिलामेंट में किस धातु का उपयोग किया जाता है टंगस्टन धातु का। किस धातु का उपयोग करते हैं टंगस्टन का। सबसे पहले मैग्नेट या चुंबक कहाँ खोजा गया मैग्नीशिया नामक स्थान पे। सबसे पहले मैग्नेट या चुंबक कहाँ खोजा गया मैग्नीशिया नामक स्थान पे। स्वतंत्र लटका हुआ चुंबक सदैव किस दिशा को दिखाता है उत्तर दक्षिण। जैसे कोई मैग्नेट है इसको हम इस तरीके से लटका देंगे तो ये नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन दिखाएगा। ये आप लोगों को बेसिक चीज़ें पता होंगी। चुंबक में हमेशा 2 ध्रुव होते हैं। चुंबक में हमेशा कितने ध्रुव होते हैं, जैसे ये मैग्नेट है इसमें क्या होगा नॉर्थ और साउथ। अच्छा मान लीजिए आपने मैग्नेट को ब्रेक कर दिया तो क्या होगा, अब जो नया मैग्नेट बचेगा उसमें भी एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल जनरेट हो जाएगा। चुंबक बनाने की प्रक्रिया में छड़ रगड़ने की दिशा चेंज करने से चुंबकत्व का गुण समाप्त हो जाता है। ये देखिए चुंबक बनाने की प्रक्रिया में छड़ को रगड़ने की दिशा चेंज करने से चुंबकत्व का गुण समाप्त हो जाता है। इसमें बताया गया अगर जो प्रोसेस होती है अगर प्रोसेस को इन्वर्ट कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, जो चुंबकीय तत्व था वो अचुंबकीय हो जाएगा। इसको थोड़ा हम आगे समझेंगे, इसमें काफ़ी एग्जाम्पल इसके मिलेंगे। चुंबक को गर्म करने, ये देखिए यहाँ पे भी दिया गया है कि चुंबक को गर्म करने, हथौड़े से चोट मारने या ऊंचाई से गिराने पर चुंबकत्व समाप्त हो जाता है। यही चीज़ यहाँ पे दी है कि छड़ को उल्टी दिशा में रगड़ने से चुंबकत्व क्या हो जाता है समाप्त हो जाता है। मैग्नेटाइट एक प्रकार का प्राकृतिक चुंबक है। मैग्नेटाइट क्या है एक प्रकार का प्राकृतिक चुंबक है। नाक के बाल तथा श्लेष्मा का काम, जो हमारे नाक में बाल होते हैं और जो श्लेष्मा होता है, श्लेष्मा झिल्ली पाई जाती है नाक के अंदर, उसका काम क्या होता है धूल कणों को अंदर जाने से रोकना। जल चक्र में वायु महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हाँ बिल्कुल सही जवाब है कि जल चक्र में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण विभाग कौन निभाता है तो वायु निभाती है। गतिशील वायु को क्या कहते हैं पवन। गतिशील वायु को क्या कहा जाता है पवन। O2 श्वसन तथा ज्वलन दोनों के लिए आवश्यक है। ये बेसिक सी बातें हैं कि ऑक्सीजन गैस जलने के लिए भी ज़रूरत होती है और हमारे श्वसन के लिए भी ज़रूरत होती है, क्योंकि जब हम सांस लेते हैं तो हमारी माइटोकॉन्ड्रिया में ग्लूकोज पायरुविक एसिड में चेंज होता है, किसकी प्रेजेंस में ऑक्सीजन की प्रेजेंट में। सजीव जीवों द्वारा ग्रहण तथा उपयोग विधि को पोषण करते हैं। सजीव जिसके द्वारा भोजन ग्रहण करते हैं उसको क्या बोलते हैं पोषण। पत्तियों को पौधों के का क्या कहा जाता है खाद्य फैक्ट्री। ये चीज़ बेसिक सी चीज़ें हैं आपको पता होंगी। पत्तियों को पौधों का खाद्य फैक्ट्री कहते हैं, तो फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट क्या बोलेंगे लीफ। केंद्रक के चारों ओर जेली जैसी पदार्थ क्या होता है कोशिका द्रव्य कहलाता है। जो केंद्रक होता है उसके चारों ओर जेली जैसा जो पदार्थ से मान लीजिए केंद्रक है, इसके चारों ओर जो ये फ्लूइड भरा होता है इस फ्लूइड को क्या कहते हैं कोशिका द्रव्य कहते हैं। क्या कहेंगे कोशिका द्रव्य। जल खनिज वाहिकाओं द्वारा पत्ती तक पहुंचाया जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है, यहाँ वाहिकाएं दिया हुआ है वहाँ वाहिका दे देगा आपको या वाहिनियाँ दे देगा, तो आप इसमें कंफ्यूज होंगे। तो याद रखेंगे जल एवं खनिज वाहिकाओं द्वारा, किसके द्वारा वाहिकाओं, ये वर्ड पे ध्यान दीजिएगा। वाहिनियाँ नहीं होगा, यहाँ वाहिकाओं द्वारा क्या किया जाता है जल और खनिज पत्तियों तक पहुँचाया जाता है। पौधा नाइट्रोजन नाइट्रेट के फॉर्म में किसके फॉर्म में करता है, पौधा नाइट्रोजन किस फॉर्म में ग्रहण करता है नाइट्रेट के रूप में जीवाणु के मदद से उपयोग करता है। तो पूछा जाता है पौधा नाइट्रोजन किस रूप में ग्रहण करते हैं, तो नाइट्रेट के रूप में। किस रूप में ग्रहण करेंगे नाइट्रेट के रूप में। कीट भक्षी पादप बीनस फ्लाई ट्रैप तथा संड्यू घटपर्णी। ये देखिए कीट भक्षी पादप के नाम दिए गए हैं। कुछ कीट भक्षी पादप कौन होते हैं जो कीड़ों को खा लेते हैं। अच्छा कीड़ों को खाते क्यों,
वो नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए कीड़ों को खाते हैं। इसमें कौन से? बीनस फ्लाई ट्रैप और सनड्यू घटपर्णी जिसको बोलते हैं। कवक कहाँ पाए जाते हैं? ये क्वेश्चन ये दिया गया है, कवक नम तथा उष्ण स्थलों पर उगते हैं। तो क्वेश्चन पूछा था कवक जहाँ उगता है वहाँ का मतलब वातावरण कैसा होना चाहिए? तो नम होना चाहिए और उष्ण होना चाहिए, मतलब वहाँ पे नमी होनी चाहिए और हल्की सी गर्मी होनी चाहिए। तो जब कवक वहाँ पे कहाँ पे हुएगा? जहाँ पे नमी और उष्णता होगी। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार क्वेश्चन में पूछा गया है। यहाँ आपको ऑप्शन देगा नम एवं शीत, नम एवं आर्द्र और नम एवं उष्ण। तो आपको हमेशा याद रखना नम एवं उष्ण। हम लोग कौन सा टिक करेंगे? नम एवं उष्ण। जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में परिवर्तन या टूटना क्या कहलाता है? विखंडन तथा क्या कहलाता है? पाचन। जैसे कोई जटिल पदार्थ होंगे उनको सरल पदार्थों में परिवर्तन करना है, टूटना है, विखंडन करना क्या कहलाता है? हमारा पाचन कहता है। ये बेसिक चीज़ें हैं कि जैसे कोई जटिल फूड खाया हमने, कोई फूड खाएंगे जब वो टूटेगा तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? पाचन बोलते हैं। मधुमक्खी एवं नरभर पक्षी, इसको बोलते हैं हम लोग हमिंग बर्ड। क्या बोलते हैं? हमिंग बर्ड। तो ये अपना भोजन कहाँ से प्राप्त करते हैं? मकरंद से। अभी तक आप लोगों ने पढ़ा था कि मधुमक्खी अपना भोजन कहाँ से प्राप्त करती है? मकरंद से। आज हम लोग नया सीखा हमिंग बर्ड कहाँ से प्राप्त करती है? मकरंद से भोजन प्राप्त करती है। मकरंद कहाँ होता है? फूल का जो अग्रभाग होता है उसको मकरंद बोलते हैं। मधुमक्खी अपना शहद भी कहाँ से प्राप्त करती हैं? मकरंद से ही प्राप्त करती हैं। स्टारफिश ऐसा जीव है जो अपना भोजन अपने आमाशय से बाहर निकालकर ग्रहण करता है। क्वेश्चन आता है कौन सा ऐसा जीव है जो अपना भोजन आमाशय से बाहर निकाल के ग्रहण करता है? तो उसका नाम क्या है? स्टारफिश। कौन है वो? वो है स्टारफिश। अगला क्वेश्चन है लाला रस। ये लाला रस या इसको लाल रस बोलेंगे हम लोग, लाला रस या लाल रस। मांड को शर्करा में परिवर्तित कर देता है। अच्छा मांड क्या है? अभी हम लोग पीछे पढ़ के हैं कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट किस में चेंज कर देता है? शर्करा में। इसीलिए कार्बोहाइड्रेट से हमें बहुत जल्दी क्या मिलता है? एनर्जी मिलती है। अमाशय की आंतरिक परत की सुरक्षा श्लेष्मा झिल्ली द्वारा की जाती है। अच्छा आंतरिक परत की सुरक्षा करने की जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि वहाँ पे अमाशय में क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक HCl होता है वहाँ पे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। तो उससे क्या होगा? हमारी त्वचा जल जाएगी। तो उसको जलने से बचाने के लिए किस सुरक्षा परत किसकी बनी होती है? श्लेष्मा झिल्ली की बनी होती है। अग्नाशय कैसे होता है? क्वेश्चन पूछा जाता है अग्नाशय किस रंग का होता है? अग्नाशय किस रंग का होता है? पीला। कैसा होता है? पीला। और अग्नाशय क्या है? एक ग्रंथि है। अग्नाशय क्या है? ग्रंथि है जो अमाशय के ठीक नीचे अमाशय के ठीक नीचे स्थित होता है। तो अग्नाशय कैसा होता है? हल्के पीले रंग का होता है। अग्नाशय कैसा होता है? हल्के पीले रंग का होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यहाँ पे क्वेश्चन दिया है प्रथम बार ब्यूमांट ने देखा कि अमाशय भोजन का मंथन करता है। क्वेश्चन पूछेगा किसने देखा कि पहले अमाशय भोजन का मंथन करता है? ये किसने देखा? ब्यूमांड ने। क्षुद्रांश के आंतरिक भित्ति में उंगली के समान संरचना होती है। क्षुद्रांत क्या होती है? छोटी आंत। क्या होती है? छोटी आंत। इसमें क्या होता है? अंगुलीनुमा संरचना होती है जिससे पचित भोजन का अवशोषण होता है। इसे दीर्घरोम, रसांकुर तथा बिल्ली भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बिल्ली। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है कि क्षुद्रांश में जो उंगलियों के समान छोटी संरचना पाई जाती है उसको क्या कहते हैं? दीर्घरोम कहेंगे, रसांकुर कहेंगे या बिल्ली कहेंगे। अवशोषित पदार्थों का स्थानांतरण रुधिर वाहिकाओं द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? रुधिर वाहिका। इसमें हेल्प कौन करता है? ब्लड। किसके द्वारा? रुधिर वाहिकाओं में कौन फ्लो होगा? ब्लड फ्लो होगा। तो अवशोषित पदार्थों का स्थानांतरण कौन करता है? ब्लड करता है। अवशोषित पदार्थ का जटिल पदार्थ में चेंज होना स्वांगीकरण कहलाता है। अब देखिए यहाँ एक क्वेश्चन पूछता है स्वांगीकरण क्या होता है? तो स्वांगीकरण क्या होता है? अवशोषित पदार्थ का जटिल पदार्थों में चेंज होना। अवशोषित पदार्थ जो थे
उनका फिर से जटिल पदार्थ में चेंज होना क्या कहलाएगा? स्वांगी कर्ण कहलाता है। फिर एक क्वेश्चन आता है, शाकाहारी के आमाशय में रूमेन होता है जो 4 चेंबर में बटा होता है या भोजन का प्राथमिक संग्राहक है। जैसे हम लोगों में क्या होते हैं, 2 कोष होते हैं, इनके अंदर कितने कोष होते हैं? 4 कोष होते हैं। 4 कोष। जो पहला वाला और उसको रूमेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रूमेन। तो रूमेन में क्या करता है? अपना भोजन स्टोर करता है, उसके बाद वो उसको बार क्या करता है? च्यू करता है, जिसको हम लोग जुगाली बोलते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाता है, भोजन का प्राथमिक संग्राहक कौन होता है? रूमेन होता है। रूमेन कहाँ पाया जाता है? अमाशय में रूमेन होता है। कहाँ होता है? अमाशय में होता है। अमीबा कैसा जीव है? अमीबा जलाशय में पाया जाने वाला एक कोष की जीव है। अमीबा कैसा जीव है? एक कोष की जीव है। अमीबा के चलने में किसका उपयोग करता है? किसका उपयोग करता है? अमीबा चलने के लिए पदाव या कृत्रिम पाँव कहलाता है। अमीबा चलने के लिए किसका यूज करते हैं? पदाव। किसका यूज करते हैं? पदाव। अमीबा अपना भोजन खाद्य धानी के द्वारा अंतर ग्रहण करते हैं, जिसको हम लोग कूटपाद बोलते हैं। और चलता किससे? इंग्लिश में उसको क्या बोलते हैं? सीलिया बोलते हैं। किसके द्वारा चलेगा? सीलिया के द्वारा। अमीबा भोजन किससे करेगा? खाद्य धानी मतलब कूटपाद के द्वारा अंतर ग्रहण करेगा। कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ शुरू होता है? मुख से शुरू होता है, अभी हमने बताया। प्रोटीन का पाचन कहाँ शुरू होता है? अमाशय में। प्रोटीन कहाँ पाचन होता है? अमाशय में। कौन कौन से? पेप्सिन और ट्रिप्सिन नामक एंजाइम पाए जाते हैं, वो प्रोटीन का पाचन के लिए जिम्मेदार होते हैं। वसा का पाचन कहाँ शुरू होता है? छोटी आंत में। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि वसा का पाचन कहाँ शुरू होता है? हमारा छोटी आंत में। किस में शुरू होता है? छोटी आंत में। डॉक्टरी थर्मामीटर, ये क्वेश्चन देखिए, ये काफ़ी बार पूछा गया है कि डॉक्टरी थर्मामीटर का परास क्या होता है, मतलब उसकी रेंज कहाँ से होती है? तो 35 डिग्री से 42 डिग्री सेंटीग्रेड, ये याद रखेंगे। और 94 टू 108 फ़ारेनहाइट। 94 से 108 डिग्री फ़ारेनहाइट में और 35 डिग्री से 42 डिग्री। थर्मामीटर से हम छोटे टेम्परेचर नाप सकते हैं। अगर हमें मान लीजिए ज़्यादा टेम्परेचर या मापना हो तो पायरोमीटर का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे? पायरोमीटर का। और डॉक्टरी थर्मामीटर मतलब किसी जानवर का या मनुष्य का टेम्परेचर मापने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? डॉक्टरी थर्मामीटर का। थर्मामीटर को सही मापने के लिए कैसे रखना चाहिए? उसको ऊर्ध्वाधर रखना चाहिए। कैसे? मतलब जैसे आप यहाँ पे लेट जाइए और लेट के आप अपने मुंह में लगा सकते हैं थर्मामीटर, तो थर्मामीटर कैसा होगा? ऊर्ध्वाधर हो जाएगा, जिससे क्या होगा? पारा ऊपर की तरफ चढ़ेगा और रीडिंग कैसी आएंगी? एकदम सही आएंगी। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि थर्मामीटर का सही मापन के लिए उसे किस डायरेक्शन में रखना चाहिए? तो उसको ऊर्ध्वाधर रखना चाहिए। कैसा रखना चाहिए? ऊर्ध्वाधर रखना चाहिए। वह प्रक्रम जिसमें ऊष्मा किसी वस्तु के गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर स्थानांतरित, इसको क्या कहते हैं? चालन। जैसे कोई राड होती है, एक राड को हमने जैसे आग में रखा या किसी राड का एक सिरा गर्म किया, दूसरा सिरा गर्म हो जाता है, ठंडा होता है, तो वो धीरे धीरे गर्म होना शुरू हो जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं? चालन बोलते हैं। अगला है अणुओं की गति के कारण ऊष्मा का स्थान संवहन कहलाता है। जैसे हमने पानी लिया, पानी हम लोग गर्म करते हैं, तो पानी में जो नीचे वाले पार्टिकल गर्म हो जाते हैं वो ऊपर चले जाते हैं, और जो ऊपर वाले ठंडे वाले तो वो नीचे चले जाते हैं। ऐसे धीरे धीरे क्या होता है? पार्टिकल अपनी जगह बदलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? संवहन कहते हैं। क्या कहते हैं? संवहन कहते हैं। इसको कन्वेक्शन कहते हैं। अगला है एसिड शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई? एसिड शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द एसिडस से हुई। किससे हुई? एसिड मतलब एसिड, तो क्या है? एसिडस। ये लेकिन वर्ड कौन सा है? ये लैटिन वर्ड है। एसिडस कौन सा वर्ड है? हमारा लैटिन वर्ड है। हल्दी, लिटमस पेपर, गुड़हल की पंखुड़ियाँ, ये क्या है? प्राकृतिक इंडिकेटर। ये क्या है? प्राकृतिक इंडिकेटर। जैसे हल्दी हो गया, लिटमस पेपर हो गया। लिटमस पेपर किसका बना होता है? लाइकेन का। किसका बना होता है? लाइकेन का। और ये किस कलर का होता है? इनिशियली किस कलर का होता है? ये बैंगनी कलर का होता है। मिथाइल ऑरेंज, फिनाफ्थनील, ये कैसे हैं? कृत्रिम सूचक। मिथाइल ऑरेंज और फिनाफ्थनील कैसे हैं? ये कृत्रिम सूचक हैं। और प्राकृतिक सूचक क्या है? हल्दी, लिटमस पेपर और गुड़हल की पंखुड़ियाँ। लिटमस पत्र की प्राप्ति किससे की जाती है? लाइकेन से की जाती है। किससे करेंगे? लाइकेन से करेंगे। लाइकेन क्या होता है? ये एक
तरीके से शैवाल वो ये कवक और शैवाल के सहजीवन से बनता है। इसको क्या बोलते हैं? लाइकेन बोलते हैं। मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज क्या है? ये कृत्रिम सूचक है। अम्ल को लाल तथा क्षार को पीला कर देते हैं। जिससे मिथाइल ऑरेंज जो सोल्यूशन होगा उसमें अम्ल डालेंगे तो कैसा कलर आएगा? रेड कलर आएगा। और अगर क्षार डालेंगे तो कैसा आएगा? येलो कलर आएगा। ऐसे फिनाप्थिल में, जैसे फिनाप्थिल लेंगे तो फिनाप्थिल में एसिड डालेंगे तो कोई भी कलर नहीं आएगा, और क्षार डालेंगे तो कैसा आएगा? पिंक कलर आएगा। क्षार में कैसा कलर आता है? पिंक कलर आता है। अगला क्वेश्चन दिया हो गया है, गुड़हल के पुष्प, जो गुड़हल का फूल होता है तो उसमें अम्ल में गहरा गुलाबी मैजेंडा तथा क्षार के साथ हरा कर देता है। जैसे गुड़हल का फूल कैसा होता है? हम लोग जानते हैं लाल होता है, तो उसमें जैसे ही हम अम्ल डालेंगे तो कैसा हो जाएगा? गहरा गुलाबी हो जाएगा, जिसको क्या बोला जाएगा? मैजेंडा बोला जाएगा। और क्षार कैसा कर देगा? हरा कर देगा। क्षार कैसा कर देगा? हरा। क्षार किसे कहते हैं? जिनका पीएच 7 से ज़्यादा होता है। और अम्ल किन्हें कहते हैं? जिनका पीएच 7 से कम होता है। अब देखिए, हल्दी को नीला पीला तथा क्षार को लाल अर्थात लिटमस पत्र के विपरीत कर देता है। जैसे हल्दी में क्या होगा? जैसे हल्दी में कोई अम्ल मिलाएंगे, मान लीजिए हल्दी में आपने HCl मिला दिया तो उसका कलर हो जाएगा कैसा हो गया? तो नीला कलर देगा या पीला कलर देगा। अगर क्षार को मिलाएंगे तो कैसा कलर देगा? लाल। लाल का एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, जो हम लोग टीका लगाते हैं, इसमें क्या होता है? जैसे हल्दी में चूना डाला जाता है, चूना क्या है? एक क्षार है, तो वो किस कलर में? रेड कलर में आ जाता है। और लिटमस पेपर के जैसे इसमें क्षार में लाल आता है तो उसमें अम्ल में लाल आएगा, और क्षार के क्या आएगा? नीला या पीला आएगा। ठीक है। फिर उदासीनीकरण अभिक्रिया में सदैव ऊष्मा निकलता है। किस अभिक्रिया में हमेशा ऊष्मा निकलता है? उदासीनीकरण में। जैसे एसिड लिया, बेस में उनको आपस में मिलाया तो क्या बनेगा? हमारे पास साल्ट प्लस वाटर मिलेगा, और उसमें क्या निकलेगी? ऊष्मा निकलेगी, ऊष्मा बाहर निकलेगी। केलेमाइन, जिसे जिंक कार्बोनेट होता है। केलेमाइन किसका है? सबसे पहले ये देखिए, केलेमाइन किसका है? एक से जिंक का। केलेमाइन किसका है? इसके जिंक का। और उससे क्या निकलता है? जिंक कार्बोनेट प्राप्त होता है। वह परिवर्तन जिससे नए पदार्थ का निर्माण होता है तथा उसे पुनः मूल घटकों में नया लाया जा सकता है, तो उससे क्या कहते हैं? रासायनिक परिवर्तन। देखिए, रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं? जैसे कोई भी चीज़ थी उसको हमने चेंज कर दिया, जैसे मोमबत्ती को हमने जला दिया, तो मोमबत्ती में भौतिक परिवर्तन भी होता है और रासायनिक परिवर्तन भी होता है। जैसे जो मोमबत्ती का धागा जलता है, जब धागा जल जाता है तो धागे के जलने का उसे हम वापस नहीं ला सकते, तो वो क्या हो गया? हमारा रासायनिक परिवर्तन। कैसा हो गया? रासायनिक परिवर्तन। जैसे लोहे में जंग लग गई, तो जंग लगने के बाद क्या लोहा वापस ले आया जा सकता है? नहीं। तो वो कौन सा परिवर्तन हुआ? रासायनिक परिवर्तन। जंग लगने पर O2 प्लस जल अर्थात जलवाष्प दोनों की आवश्यकता होती है। जंग लगने के लिए क्या चाहिए? नमी चाहिए। क्या चाहिए? नमी। तो यहाँ लिखा है जंग लगने के लिए ऑक्सीजन जल अर्थात जलवाष्प दोनों की आवश्यकता होती है। तो ऑक्सीजन के जंग कैसे लगता है? वहाँ पे नमी होती है, तो नमी की वजह से जंग लग जाती है। तो वही बता रहा है कि जंग लगने किसकी जरूरत होती है? O2 और जल। और जलवाष्प में क्या होता है? जलवाष्प क्या होती है? H2 होता है। तो उसमें क्या होता है? ऑक्सीजन भी होता है और जल भी होता है। लवण युक्त जल जंग लगने के प्रक्रम को दर को घटा देते हैं। अब देखिए, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, जंग लगने के प्रक्रम की दर को कौन बढ़ाता है? लवण युक्त जल। जैसे मान लीजिए लवण युक्त जल, जैसे NaCl, जैसे कोई समुद्र में कोई जहाज गिर जाता है तो उसमें बहुत जल्दी जंग लगती है, क्योंकि वहाँ पानी कैसा है? लवण युक्त है। इसीलिए जो शिप जाते हैं, डूबते हैं पानी में या समुद्र में, वो जल्दी नष्ट हो जाते हैं। ईस्ट वायु में उपस्थित, ईस्ट वायु के अनुपस्थित, मतलब ये क्या होता है? जब ईस्ट रिएक्शन करती है तो वहाँ पे ऑक्सीजन गैस नहीं पाई जाती है। सुक्रोज को इथाइल अल्कोहल में चेंज करती है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है, सुक्रोज से इथाइल अल्कोहल बनने में किसका उपयोग किया जाता है? किसका उपयोग किया जाता है? ईस्ट का उपयोग किया जाता है। और ईस्ट किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन करती है? CO2। वहाँ क्या होता है? CO2 में बदलती है। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? किण्वन कहलाती है। अब पूछा जाएगा किण्वन की प्रक्रिया कैसी है?
तो ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है और इसमें कौन सी गैस आती है, CO2 गैस बनती है। ऑक्सीजन से समृद्ध वायु के शरीर के अंदर ले जाना श्वसन तथा CO2 से युक्त गैस को बाहर निकालना उच्छ्वसन कहलाता है। देखिए ये आपको पता होगा, ये तो सिंपल सी चीज़ है कि ऑक्सीजन को जब अंदर ले जाएंगे तो क्या होगा, श्वसन कहलाता है। लेकिन जब उसको बाहर निकालते हैं तो जब उसमें क्या होता है, उसमें कौन सी चीज़ होती है, जब CO2 होती है उसको बाहर निकालते हैं उसको क्या बोलते हैं, उच्छ्वसन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उच्छ्वसन कहलाता है। अतः श्वास के समय पसलियाँ ऊपर और बाहर की ओर इंगित करती हैं और डायफ्राम नीचे की ओर इंगित करता है। क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है कि जब हम सांस लेते हैं तो डायफ्राम हमारा कहाँ जाता है, नीचे की ओर, और पसलियाँ कहाँ आती हैं, ऊपर की ओर। कीटों में श्वसन किससे होता है, श्वसन रंध्र से होता है। किसके माध्यम से कीट श्वसन करते हैं, श्वसन रंध्र के माध्यम से करते हैं। तथा गैसों का विनिमय के लिए वायु नलिकाओं का जाल बिछा होता है। तो गैसों का विनिमय कैसे करते हैं, इनके अंदर वायु नलिकाओं का जाल बिछा होता है, जिससे ये क्या करते हैं, गैसों का आदान प्रदान करते हैं, जो श्वास प्रणाली या वातक कहलाता है। जो वायु नलिकाओं का जाल बना होता है उसको क्या कहते हैं, श्वसन प्रणाली या वातक कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारे साथ सामने है, हाँ यही था। मछलियों के क्लोम में रक्त वाहिनियों की संख्या अधिक होती है जो गैस विनिमय का कार्य करती है। मछलियों के क्लोम में रक्त वाहिनियों की संख्या ज़्यादा होती है। तो कुछ पूछा है किसमें रक्त वाहिनियों की संख्या ज़्यादा होती है, तो मछलियों के क्लोम में रक्त वाहिनियों की संख्या क्या होती है, ज़्यादा होती है, जिससे गैसों का विनिमय का कार्य होता है। अवायवीय श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या होता है, एथाइल अल्कोहल। अभी हम लोगों ने पढ़ा है अवायवीय श्वसन मतलब जहाँ पे ऑक्सीजन की प्रेजेंस नहीं होगी वहाँ अवायवीय श्वसन होता है। उसमें अंतिम उत्पाद क्या होता है, सुक्रोज किस में चेंज हो रहा था, इथाइल अल्कोहल में। और कौन सी गैस थी, CO2 गैस। रक्त एक तरल से बना होता है जिसे क्या कहते हैं, प्लाज्मा। प्लाज्मा कितना पाया जाता है, 55 से 60% प्लाज्मा पाया जाता है। रक्त के थक्का जमने पिट्टकाणु प्लेटलेट्स का अहम भूमिका होता है। तो कुछ पूछा जाएगा रक्त का थक्का जमने के लिए किसकी जरूरत होती है, तो प्लेटलेट्स के लिए। और कौन सी विटामिन K की जरूरत होती है। रक्तचाप मापी में स्फिग्नोमोनोमीटर से मापा जाता है। रक्त किससे मापता है, या तो रक्तचाप मापी से मांगे या इसी को क्या बोलते हैं, स्फिग्नोमैनोमीटर बोलते हैं। जिसे जो BP नापने वाली मशीन होती है उसको क्या बोलते हैं, स्फिग्नोमैनोमीटर। धमनी से सिरा में रक्त का स्थानांतरण कोशिकाओं द्वारा किया जाता है। धमनी से सिरा में रक्त का स्थान किसके द्वारा किया जाता है, कोशिकाओं के द्वारा किया जाता है। हृदय स्पंदन हार्ट बीट क्या होती है, लयबद्ध संकुचन और लयबद्ध विश्रांति। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हृदय स्पंदन मतलब हार्ट बीट में क्या होता है, लयबद्ध संकुचन होता है। देखिए हाथ रख के देखेंगे तो क्या होगा, लयबद्ध संकुचन हो रहा है और लयबद्ध क्या हो रही, विश्रांति। मतलब संकुचन हो रहा है फिर खुल रहा है, फिर क्या हो रहा है, फिर संकुचन हो रहा है, तो लयबद्ध संकुचन होता है और लयभर विश्रांति होती है। हृदय स्पंदन को कैसे मापते हैं, स्टेथोस्कोप से मापते हैं। कैसे मापते हैं, स्टेथोस्कोप से मापा जाता है। आज के लिए हम इसमें 100 क्वेश्चन करेंगे। अगली वीडियो में फिर से हम नेक्स्ट 100 क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फॉर द नेक्स्ट वीडियोज़।